गुड डे स्टूडेंट्स। हम लोग अभी MTP 2 कवर करने जा रहे हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ICI का जो सितंबर के लिए MTP 2 इशू हुआ था, हम वो कवर करने जा रहे हैं अभी। तो होप आपके लिए ये यूज़फुल रहेगा। स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन इस MTP में ऐसे हैं जो हम लोग के एकदम एग्जैक्टली सेम करे हुए हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े यूनिक है। तो मेरा फोकस यूनिक क्वेश्चंस पे ही रहेगा। जो करे हुए हैं उन पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। जैन मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड हेडक्वार्टर्ड इन पुणे, वही एक बहुत सारा बड़ा पैराग्राफ दिया हुआ है। तो वो बोलना चाह रहे हैं कि हम पुणे में हैं और हम लोग EV सेगमेंट में, EV इंडस्ट्री में काम करते हैं, और उसके लिए फिर आपको कॉस्ट शीट की डिटेल दे दी है। तो वही आपको फिर से इसमें कॉस्ट शीट बनानी है। याद हो तो MTP 1 जो था उसमें भी पहला क्वेश्चन कॉस्ट शीट का ही था, और ये दूसरा क्वेश्चन जो MTP 2 का है केस सिनेरियो, ये भी कॉस्ट शीट का ही है। तो इसमें उन्होंने डेटा दिया है। तो कॉस्ट शीट में सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम सेग्रीगेट कर ले कि हम किस आइटम को कौन से हेड में लिखने वाले हैं। तो मैं आपको उसी में हेल्प करने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को हम लोग मटेरियल हेड में लेते हैं, है ना। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग लिखते हैं ना। तो इस वजह से परचेज तो मटेरियल में आ जाएगा। अच्छा, कंज्यूमेबल्स मटेरियल ये फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। ऑल्दो इंस्टीट्यूट ने इसको डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल रखा है, पर मैं इसको फैक्ट्री ओवरहेड ही मानता हूँ। हमने ओवरहेड जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने कंज्यूमेबल्स को ओवरहेड में ही लिखा था। तो उस हिसाब से फैक्ट्री ओवरहेड में ले लो। बाकी हाँ, इनके सजेस्टेड आंसर के हिसाब से चलोगे तो डायरेक्ट एक्सपेंस में भी ले सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग आपको फैक्ट्री ओवरहेड में लेना चाहिए। डायरेक्ट लेबर स्टूडेंट्स लेबर में आ जाएगा। फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड यानी एक तरह से ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया, और ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया तो आपको याद है इसको मटेरियल में लिया जाता है। फिर वेजेस टू सुपरवाइजर्स ओवरहेड में आता है, फैक्ट्री ओवरहेड। इनडायरेक्ट वेजेस टू फैक्ट्री स्टाफ ये भी फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस फैक्ट्री कॉस्ट में अलग से ऐड किया जाता है। तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस, क्वालिटी कंट्रोल और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये दो आइटम हम लोग अलग से फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड करते हैं। सैलरीज टू अकाउंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, तो इसको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में लिया जाएगा। अच्छा, किसी भी तरह की पेनल्टी हम लोग कॉस्टिंग में नहीं लेते हैं, तो ये एबनॉर्मल लॉस है, और एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट शीट में कहीं नहीं लिया जाएगा। एबनॉर्मल आइटम्स कॉस्ट शीट में कहीं नहीं आते। अच्छा, इसके अलावा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है स्टूडेंट्स टू PF एंड ESI। तो PF ESI आप समझते हो ये लेबर में ही आता है, याद होगा लेबर चैप्टर। कंट्रीब्यूशन टू PF एंड ESI लेबर में लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल यूज्ड इन प्रोडक्शन, तो अगेन इसको आप फैक्ट्री ओवरहेड में लीजिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी अगर आप इसे डायरेक्ट एक्सपेंस में भी लेते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंस्टीट्यूट डायरेक्ट एक्सपेंस में भी लेता है इसको। पर अगेन मैं ओवरहेड चैप्टर के हिसाब से चलूँ तो पावर एंड फ्यूल को हम लोग ओवरहेड मानते थे, तो इस वजह से मैं फैक्ट्री ओवरहेड ही बोल रहा हूँ। प्रोडक्शन शेड्यूलिंग एंड प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंसेस, तो स्टूडेंट प्रोडक्शन की प्लानिंग कर रहे हैं, शेड्यूलिंग कर रहे हैं, तो मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाला हो गया। ये दो होते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, रिलेटेड टू प्रोडक्शन और जनरल। तो ये प्रोडक्शन की प्लानिंग करने का ऑफिस का खर्चा है, तो यानी ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। डिलीवरी पर्सोनल सैलरी सेलिंग ओवरहेड में आ जाएगा। डिलीवरी पर्सोनल है तो सेलिंग ओवरहेड है। इनकम टैक्स हम लोग कॉस्टिंग में नहीं लेते, तो मैं इस पर क्रॉस लगा देता हूँ, है ना, ये नहीं लेते। पेनल्टी भी नहीं लेते क्योंकि एबनॉर्मल लॉस है, और ये तो फाइनेंशियल आइटम है, याद है रिकन्सिलेशन वाला चैप्टर। तो ये तो फाइनेंशियल आइटम होता है, और इस वजह से ये कॉस्टिंग में नहीं आएगा। स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस जनरल में आ जाएगा। कॉस्ट ऑडिट फीस जनरल में आ जाएगा। ऑनरेरियम टू बोर्ड मेंबर्स ये भी आपका जनरल में आ जाएगा। बोर्ड मेंबर्स मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो डायरेक्टर्स की जो सैलरी होती है वो हम लोग का जनरल में आता है। कंट्रीब्यूशन टू डिजास्टर रिलीफ फंड ये भी कंट्रीब्यूशन, डोनेशंस, ये सब फाइनेंशियल आइटम होते हैं, तो अगेन इनका कोई कॉस्टिंग से लेना देना नहीं है, तो फाइनेंशियल आइटम होने की वजह से इसको हम इग्नोर कर देंगे।
टोटल वैल्यू ऑफ सेल्स दी हुई है स्टूडेंट्स, रॉ मटेरियल का ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है, WIP का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग। तो सबसे पहले प्राइम कॉस्ट पूछ लिया, और फिर प्राइम कॉस्ट के बाद क्या पूछा है, फैक्ट्री कॉस्ट पूछ लिया, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और लास्ट में नेट प्रॉफिट पूछ लिया है। लास्ट में हमें क्या पूछ लिया है स्टूडेंट्स, नेट प्रॉफिट पूछ लिया है। तो आप कॉस्ट शीट बनाओगे बेसिक सा जैसे बनाते हो, मैंने आपको बता दिया कि कौन सा आइटम कहाँ लेना चाहिए, तो ये सब मैच होने लग जाएंगे। तो MCQ में कोई फॉर्मेट वॉर्मेट बनाने के चक्कर में तो पढ़ मत जाना, सीधे सीधे जल्दी जल्दी आंसर लिख लेना। तो जैसे सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आता है, शॉर्ट में लिख दिया कंज्यूम्ड। अब ओपनिंग आता है इसमें पहले, तो ओपनिंग कितना है आपका 7,10,000, और प्लस कर देंगे इसमें परचेजेस, तो परचेजेस कितने हैं आपके 96,50,000, और फिर उसके बाद इसमें प्लस परचेजेस के बाद आपका प्लस फ्रेट आ जाएगा। तो फ्रेट आ जाएगा स्टूडेंट्स कितने का, फ्रेट आएगा आपका 2,15,000 का, और माइनस कर देंगे आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक है 5,40,000। तो इसकी वैल्यू निकालना कितनी आ रही है, तो स्टूडेंट्स इट इज 7,10,000 प्लस 96,50,000 प्लस 2,15,000 माइनस 5,40,000, तो 1,35,000 आएगा। फिर प्लस करोगे डायरेक्ट वेजेस, तो डायरेक्ट वेजेस में एक तो वेजेस दे ही रखा है 72,80,000, और जो PF और ESI में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो PF और ESI में कंट्रीब्यूट करेंगे तो ये आपका आ रहा है कितना 8 लाख, और 8 लाख आने की वजह से आपका टोटल हो जाएगा कितना 80,80,000। तो मेरे अकॉर्डिंग तो स्टूडेंट्स यही प्राइम कॉस्ट आ रहा है, तो दैट इज 1,81,51,000। पर क्या जब हम ऑप्शंस में देखने गए तो ये मिलना भी तो चाहिए, तो ये ऑप्शंस में जब देखने गए तो इसमें तो कहीं भी 1 करोड़ का तो कोई फिगर ही नहीं है। तो समझ जाना है फिर कि वो दो आइटम जो है, जो हम बोल रहे थे कि दोनों ऑप्शन है इसमें, है ना, वो दोनों ऑप्शन आपको उसी में डालने पड़ेंगे, तभी ऑप्शन मैच होगा। MCQ में खास ध्यान रखना कॉस्ट शीट में कि अगर अपने ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे हैं तो फिर किसी को हिट एंड ट्रायल करके उधर डालना तो पड़ेगा ही। तो इससे प्राइम कॉस्ट नहीं आ रहा है ना, मतलब डिस्क्रिप्टिव हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर MCQ में तो मैच करना पड़ेगा ना। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में आप कंज्यूमेबल्स भी लोगे, मैं सिर्फ इसी वजह से ये करवा रहा हूँ आपको, वरना तो आता ही है वैसे आपको फ्रेमिंग करना तो। और इसके अलावा आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल भी लोगे। इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन था कि फैक्ट्री ओवरहेड में ले या डायरेक्ट एक्सपेंस में ले, तो डिस्क्रिप्टिव के अकॉर्डिंग तो ये फैक्ट्री ओवरहेड में लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर MCQ में मैच तो करना ही है ना। और मैच करने की वजह से इनका टोटल 35,75 आ जाएगा, और ये आपका 2,16,90,000 आ जाएगा। ये प्राइम कॉस्ट हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम थी बस एक। और फिर उसके बाद आप इसमें प्लस करोगे अपना फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आपका एक तो वेजेस टू सुपरवाइज़र है, वेजेस टू सुपरवाइज़र तो 9,60,000 है, और इनडायरेक्ट वेजेस दे रखा है टू फैक्ट्री स्टाफ 1,75,000 का, और इसके अलावा स्टूडेंट्स हमको दे रखा है एक और कुछ नहीं दे रखा। तो फैक्ट्री ओवरहेड में ये दो ही है, पहले 4 लग रहे थे पर 2 को तो डायरेक्ट एक्सपेंस में शिफ्ट कर दिया ना, तो 1135 ये आ गया। तो आपका इससे ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट आ जाएगा, तो दैट इज 2,28,25,000। और फिर ध्यान हो तो प्लस करते हैं ओपनिंग WIP और माइनस करते हैं हम लोग क्लोजिंग WIP।
तो ओपनिंग WIP गिवन है कितना 8,50,000 और क्लोजिंग WIP दिया हुआ है 7,25,000। तो आपका फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा, तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा आपका 2,28,25,000 प्लस 8,50,000 माइनस 7,25,000, तो 2,29,50,000। अच्छा, प्लस करेंगे स्टूडेंट्स इसमें, एक तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट दिया हुआ था 11,20,000 का, और इसमें हम लोग प्लस करेंगे आपका एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, दैट इज प्रोडक्शन प्लानिंग वाला खर्चा। तो प्रोडक्शन प्लानिंग 13,50,000 का हो रहा है, तो इससे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है। तो इट इज 2,54,20,000, 2,54,20,000। जरा ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट पूछा था तो उसका आंसर ए आ गया, दैट इज 2,29,50,000, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आ गया 2,54,20,000। और फिर यू नो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्लस कर देंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स 16,20,000 और माइनस कर देंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स है 11,80,000। तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। तो ये सारे नाम मैं तो लिख रहा हूँ, पर आप लोग को MCQ में एक्चुअली नाम भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फिगर लिखते जाओ सीक्वेंस में और अपना आंसर निकाल लो। नाम थोड़ी कोई देख रहा है कि क्या लिख रहे हो आप, कि आपने ओपनिंग फिनिश गुड्स लिखा है कि नहीं लिखा, या क्लोजिंग फिनिश गुड लिखा है कि नहीं लिखा, ये कोई चेक नहीं कर रहा आपका। तो 2,58,60,000, और फिर इसमें स्टूडेंट सेलिंग ओवरहेड आ जाता है और जनरल ओवरहेड आ जाता है। तो अगर मैं इनको एक साथ ऐड कर दूं तो सेलिंग ओवरहेड मुझे एक आइटम दिखा था 15,20,000 का, 15,20,000 का, और जनरल में अपने को 3 दिखे थे, 4 थे। एक तो सैलरी टू अकाउंट स्टाफ 8,50,000, और एक आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस दैट इज 2,20,000, और कॉस्ट ऑडिट फीस 95,000, और इसके अलावा ऑनरेरियम 10,50,000, सब मिला के 22,15,000 आ रहा है। तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, तो 25860 प्लस 1520 प्लस 2215, तो 2,95,95,000 आ जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, COGS या कॉस्ट ऑफ सेल? COGS पूछ रहा था, तो COGS तो अपना आया 25860 आ गया था, और लास्ट में वो प्रॉफिट पूछ रहा है, सेल से कंपेयर करोगे आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि सर बेसिक कॉस्ट शीट जैसा ही था, बस 1-2 आइटम थोड़े नए थे, तो ध्यान रखना ये डिज़ास्टर रिलीफ फंड वाला और ये पेनल्टी, और इसके अलावा एक उन्होंने दिया था, कौन सा दिया था, इनकम टैक्स, ये सब तो कॉस्ट शीट में आता नहीं है। और ये प्राइम कॉस्ट मैच नहीं कर रहा था अपना, अगर फैक्ट्री ओवरहेड में ले ले तो ध्यान रखना है कि उसको हिट एंड ट्रायल करके डायरेक्ट एक्सपेंस में लेने से वो आ रहा है। प्रॉफिट भी मैच हो गया 16,85,000। तो मतलब नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट हाँ यूनिक क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको करवा दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, केस सिनेरियो 2 जो था, ये आपका 3 चीज़ों का मिक्सचर है। मतलब इसके अंदर आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी लगा दिया, इसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी लगा दिया, और इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग भी लगा दिया। इन्होंने तीनों चीज़ें मिक्स कर दी क्वेश्चन में। तो कराता हूँ मैं ये आपको, ये मेरे हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है, जो मैं बोलता हूँ ना हमेशा कि 2 चैप्टर मिक्स करके तो आते ही है एग्जाम में, तो ये उसका ही क्वेश्चन है, और सिंपल तरीके से चलोगे तो हो जाएगा। डरना नहीं है कि ऐसा कैसे आ गया, अरे जो पढ़ा है उसको अप्लाई करो। बोल रहा है 3 प्रोडक्ट है, शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, 3 प्रोडक्ट है, एक AC, एक वॉशिंग मशीन और एक फ्रिज। मतलब हम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बनाते हैं, और उसके ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी केस स्टडी बनाई, पर अपने को उन सब से कोई मतलब नहीं है। फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल से आते हैं सीधे। यूनिट्स बना भी हम उतना ही रहे स्टूडेंट्स, और बेच भी उतना ही रहे।
चेक कर लीजिए, प्रोड्यूस्ड और सोल्ड यूनिट्स क्वांटिटी सेम है और इस वजह से देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक, नो क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट दे दिया, लेबर आवर्स पर यूनिट दे दिया, लेबर की रेट दे दी है 250, 250, 250, मतलब चाहे एसी बनना हो, चाहे वॉशिंग मशीन, चाहे फ्रिज, लेबर को तो 250 रुपये फिक्स देना है। सेलिंग प्राइस 18,000 है, 14,000 है, 16,000 है और स्टैंडर्ड आवर्स भी दे दिए। तो स्टूडेंट ये जो है इसको हम एक्चुअल आवर्स समझेंगे और ये हमको स्टैंडर्ड आवर्स दे दिए, क्योंकि मैंने बोला इसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी है, तो एक्चुअल आवर्स भी दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड आवर्स भी दिए हुए हैं। ओवरहेड कॉस्ट एबीसी के अकॉर्डिंग बाइफरकेटेड है, ऑलरेडी स्प्रेड है, 4 एक्टिविटी में इनका टोटल लगाओगे तो 37,50,000 आ जाएगा। अच्छा, ड्राइवर दे दिया है, ड्राइवर के वॉल्यूम दे दिए, तो आपकी कॉस्ट ड्राइवर रेट निकल जाएगी। तो कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालोगे तो इसमें 5,000 पर सेटअप आ जाएगा और इसमें आपका 2,000 रुपये पर इंस्पेक्शन आ जाएगा और इसमें आपका 1,500 रुपये पर मूवमेंट आ जाएगा और इसमें आपके 50 रुपीज़ पर मशीन आर आ जाएगा। भाई अमाउंट दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, डिवाइड करोगे तो कॉस्ट ड्राइवर रेट आ जाती है। याद है ना, एबीसी में ऐसे ही करते हैं। अच्छा, फिर स्टूडेंट्स जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं हम लोग? एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, इनको हम लोग कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं एबीसी में। तो मेरे 3 कॉस्ट ऑब्जेक्ट के उन्होंने ड्राइवर वॉल्यूम्स दे दिए हैं, तो टोटल करोगे तो 180 आ रहा है, 180 सेटअप ही लिखा हुआ है पीछे। इसका टोटल करोगे तो 300 ही आ रहा है, इसका टोटल करोगे तो 15 मटीरियल मूवमेंट है तो 500 ही आ रहा है और इसका टोटल करोगे तो 30,000 ही आ रहा है। तो वही स्प्रेड दे दिया तीनों ऑब्जेक्ट का, ड्राइवर रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, अपना ओवरहेड निकल जाता है। फिर इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग और डाल दी। भाई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो डाल ही दी, स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स दे दिया, एबीसी तो डाल ही दिया और फिर मार्जिनल कॉस्टिंग डाल दिया कि सन ब्राइट ऑल्सो रिसीव्ड अ स्पेशल ऑर्डर। एक ऑर्डर मिला है स्टूडेंट्स, एक प्रपोजल है, स्पेशल ऑर्डर मतलब प्रपोजल, फ्रॉम अ फॉरेन बायर। स्पेशल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये फॉरेन कंट्री से आया है ऑफर, फॉर 500 वॉशिंग मशीन्स, 500 वॉशिंग मशीन का ऑर्डर आया है एट 12,000 रुपये। अच्छा, हम नॉर्मली वॉशिंग मशीन बेचते हैं 14,000 में, पर जो कस्टमर है वो बोल रहा है 12,000 में दे दोगे क्या? दिस ऑर्डर रिक्वायर्स एन एडिशनल पैकेजिंग ऑफ 150 रुपये पर यूनिट। तो क्योंकि स्टूडेंट्स पर यूनिट लिखा हुआ है तो हम इसे वेरिएबल समझेंगे। हाउएवर नो मार्केटिंग कॉस्ट विल बी इनकर्ड, इसमें इसको बेचने में कोई खर्चा नहीं होएगा, अपना सेलिंग एक्सपेंस नहीं लगेगा। ऑल्सो इट कैन बी एक्सेप्टेड फुल्ली। बजटेड ओवरहेड ऑफ द कंपनी इज 37 लाख रुपीज। ओवरहेड स्टूडेंट्स आपका 37 लाख रुपए का है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन एंड रिक्वायरमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला, व्हाट इज द टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालना है एबीसी के हिसाब से। मटेरियल गिवन ही है, लेबर गिवन ही है, बस उसमें ओवरहेड और ऐड कर देंगे, एबीसी के अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे तो व्हाट इज द प्रॉफिट पर यूनिट भी आ जाएगा। और फिर पूछ रहा है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस बताओ। तो एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता था? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स एंड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। तो याद है ना, स्टैंडर्ड आवर्स भी गिवन है, एक्चुअल आवर्स भी गिवन है, और उसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, एफिशिएंसी वेरिएंस आ जाएगा। और रेट वेरिएंस भी दे रखा है, मतलब पूछा है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की है कि इन्होंने हमको लेबर की रेट तो दी है, पर बोला नहीं कि ये स्टैंडर्ड रेट है या ये एक्चुअल रेट है। तो ऐसे केस में मानना पड़ेगा कि यही स्टैंडर्ड रेट है और यही एक्चुअल रेट है। स्टैंडर्ड रेट भी यही है, एक्चुअल रेट भी यही है, तो आपका लेबर रेट वेरिएंस 0 आएगा स्टूडेंट्स। लेबर रेट वेरिएंस 0 आएगा। तो जैसे ए में आंसर लेबर रेट वेरिएंस 0 है और बी में तो आंसर दे रखा है रेट वेरिएंस का, वो भी गलत ही है, और सी में भी आंसर रेट वेरिएंस का 0 है। तो मतलब आंसर ए या सी में से ही है कोई।
क्योंकि डी में भी लेबर रेट वेरिएंस निकाल रखा है और बी में भी लेबर रेट वेरिएंस निकाल रखा है। रेट तो आपने डिफरेंस दिया ही नहीं है, तो रेट वेरिएंस निकलेगा कैसे? तो ए और सी में से एक आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा है, इफ इट हैज आइडल कैपेसिटी ऑफ ओनली 200 वॉशिंग मशीन। अच्छा, हम लोग खाली बैठे हैं स्टूडेंट्स, आइडल मतलब खाली बैठे हैं, डिमांड पूरी नहीं है अपनी, तो 200 वॉशिंग मशीन बनाने के लिए तो हम खाली बैठे हैं। और वो याद है फॉरेन कस्टमर ने ऑर्डर कितने यूनिट्स का दिया था? 500 वॉशिंग मशीन बनाने का ऑर्डर दिया है उसने, और हम लोग 200 वॉशिंग मशीन के लिए तो खाली बैठे हैं। तो 200 तो खाली बैठे हो, पर बाकी 300 कहाँ से लाओगे? 200 तो चलो खाली बैठे हो बना दोगे, पर कस्टमर तो 500 मांग रहा है, और वो ये और बोल रहा है कि इट शुड बी एक्सेप्टेड फुल्ली। मतलब ऐसे नहीं चलेगा कि पार्टली 200 ले लो, पूरे 500 ही देने पड़ेंगे। तो बताओ 200 के लिए हम खाली बैठे हैं, 500 देने हैं, कहाँ से देंगे, कैसे देंगे? तो हम बोलेंगे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, जो हम डोमेस्टिक सेल कर रहे हैं उसमें से कट करना पड़ेगा कि वहाँ के 300 वॉशिंग मशीन मत बेचो, क्योंकि इस कस्टमर को तो 500 देने पड़ेंगे। तो वही पूछ रहा है, शुड द कंपनी एक्सेप्ट द फॉरेन ऑर्डर? क्या ऐसा करना चाहिए हमें कि 300 डोमेस्टिक सेल कम करके दे दो? क्योंकि डोमेस्टिक में बेच रहे तो 300, पर फॉरेन में बेचेंगे तो 500, तो मुझे वो 500 अच्छा लग रहा है, इसलिए पूछ रहे हैं कि क्या हमको ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा, अज्यूम करना है कि जो 50% ओवरहेड है ना वो वेरिएबल है। जो हम एबीसी से ओवरहेड निकालेंगे उसमें 50% ओवरहेड आपको वेरिएबल मानना है और बाकी 50% फिक्स मानना है। और एक इन्होंने पूछा है व्हाट इज द टोटल ओवरहेड वेरिएंस, ओवरहेड का वेरिएंस भी निकालिए। तो मैंने पढ़ लिया कि ये पूछ क्या क्या रहे, तो अब मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ आप लोग को, जिससे आप लोग को टाइम नहीं लगे ज़्यादा सॉल्व करने में। स्टूडेंट, केस सिनेरियो 2 में सबसे पहले तो एबीसी के अकॉर्डिंग वो कॉस्ट पूछ रहे हैं। तो आपको ध्यान हो तो हम लोग कॉस्ट ऑब्जेक्ट लिख लेते थे, पर्टिकुलर्स और एसी, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर। तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, तो डायरेक्ट मटेरियल आपको दे रखा है 7500, ये ऑलरेडी पर यूनिट है। वॉशिंग मशीन में 5000 और रेफ्रिजरेटर में 6000, और प्लस कर देंगे डायरेक्ट लेबर, ये ऑलरेडी पर यूनिट है, ये ऑलरेडी पर यूनिट है। तो लेबर आवर्स पर यूनिट दे रखा है 6 घंटे, और 1 घंटे का स्टूडेंट 250 रुपये होता है। तो 6 घंटे इंटू 250 रुपये कितना आएगा? कितना आएगा? जल्दी बोलो। 1500, और ऐसे 4 घंटे इंटू 250 1000, और सिमिलरली स्टूडेंट्स 5 घंटे इंटू 250 तो कितना आएगा? 1250। स्टूडेंट्स लेक्चर को पूरा देखिएगा, मिस मत कर दीजिएगा। अभी इसमें एक ओवरहेड का क्वेश्चन भी और आने वाला है, एक ओवरहेड का भी क्वेश्चन इन्होंने अच्छा बनाया है, तो वो और कराना बाकी है। ये मत सोचना कि सिंपल पेपर है छोड़ दिया लेक्चर, इसको कंप्लीटली देखना। और प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देंगे ओवरहेड पर यूनिट। तो ओवरहेड पर यूनिट जो है, तो ओवरहेड पर यूनिट निकालना है तो पहले तो टोटल निकलेगा, फिर उसको पर यूनिट बना सकते हैं। तो ओवरहेड में सबसे पहली एक्टिविटी सेटअप आ गई। तो सेटअप की रेट आई थी 5000 रुपये पर सेटअप। तो 5000 पर सेटअप, तो कितने सेटअप है? 60। तो हम लोग फ्रीज कर देते हैं 5000 को मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आपका 3 लाख आ गया, और मल्टीप्लाई बाय 70 तो 3,50,000 आ गया, और मल्टीप्लाई बाय 50 तो ये आपका 2.5 लाख आ गया। सेटअप के बाद है आपका इंस्पेक्शन। तो बताओ इंस्पेक्शन की रेट क्या थी? 2000 रुपये पर इंस्पेक्शन। तो अगेन 2000 को फ्रीज कर दीजिए एंड मल्टीप्लाई बाय आपका 90। 2000 इंटू 90 कितना आएगा स्टूडेंट्स? 1,80,000, और फिर उसके बाद इंटू 100 तो 2 लाख, और फिर 110 तो 2,20,000। नेक्स्ट उसके बाद है मटीरियल मूवमेंट, मटीरियल हैंडलिंग मतलब। तो मटीरियल हैंडलिंग जो है उसकी रेट थी 1500 पर मूवमेंट। तो 1500 को फ्रीज कर दीजिए इंटू 200,
तो 3 लाख आ जाएगा, और इंटू 150 तो ये आपका 2,25,000 आ जाएगा, और इंटू 150 तो ये भी 2,25,000 आ जाएगा। और लास्ट है स्टूडेंट मशीन का खर्चा। तो मशीन का खर्चा है, कितना खर्चा है मशीन का? 50 रुपये पर मशीन आर। तो 50 इंटू 12,000 तो कितना आएगा? 6 लाख। और इंटू 10,000 तो कितना आएगा? 5 लाख। और इंटू 8,000 तो कितना? 4 लाख। तो आपका टोटल ओवरहेड आ जाएगा इससे 13,80,000। और 12,75,000 और 10,95,000। इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो आपका ओवरहेड पर यूनिट आ जाएगा। तो ओवरहेड पर यूनिट के लिए 13,80,000 को डिवाइड कर देंगे 5,000 से, तो स्टूडेंट 276 आ जाएगा। और 12,75,000 को डिवाइड करेंगे 6,000 से, तो 212.5 आ जाएगा। और 10,95,000 को डिवाइड करेंगे 4,000 से, तो 273.75 आ जाएगा। तो आप लोग को सब याद आ ही रहा होगा कि हाँ सर ABC में ऐसे ही करते थे। तो फाइनली आपकी टोटल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। तो इट विल बी 9,000 प्लस 276, तो कितना हो जाएगा? 9,276। और ये आएगा 6,212.5, और ये आ जाएगा 7,250 प्लस 273.75, 7,523.75। और इसको सेलिंग प्राइस से और कंपेयर कर दो तो आपका प्रॉफिट पर यूनिट भी निकल जाएगा। तो सेलिंग प्राइस गिवन थी 18,000, और स्टूडेंट्स इसमें दी हुई है 14,000। अगेन स्टूडेंट MCQ है, तो ज़्यादा डिटेल में सॉल्व करने मत बैठ जाना कि हम एक एक चीज़ को अच्छे से लिखेंगे। फिगर इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। 8,724 और 7,787.5, और वही कर सकते हो कि एक का मैच कर लिया तो बाकी का तो अपने आप ही आ जाता है। तो इससे क्या होगा, अपना जो पूछ रहे थे उसके आंसर्स हम टैली कर लेंगे। तो हमारा कौन सा वाला आंसर मैच कर रहा है? कॉस्ट में A मैच कर रहा है, और प्रॉफिट में कौन सा मैच कर रहा है? B मैच कर रहा है। प्रॉफिट में B मैच कर रहा है पर यूनिट से। टोटल प्रॉफिट तो अपने आप फिर वही आएगा। ठीक है, सबको क्लियर है ये यहाँ तक? अच्छा, फिर वो पूछ रहे थे एफिशिएंसी वेरिएंस निकालो। तो एफिशिएंसी वेरिएंस निकालो, थर्ड पॉइंट में पूछ रहा है, मतलब 8th क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है एफिशिएंसी वेरिएंस निकालो। तो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो 3 प्रोडक्ट है, AC, वॉशिंग मशीन, फ्रिज। तो तीनों के स्टैंडर्ड आवर्स लिख लेंगे पहले, फिर एक्चुअल आवर्स माइनस कर देंगे और रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, रेट तो 250 ही है, रेट तो 250 ही है, तो फिर इनको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक साथ भी कर सकते हो। क्योंकि रेट 250 ही है तो आप एक साथ भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड आवर्स निकल जाएंगे। स्टैंडर्ड आवर्स कैसे आएंगे? AC बनाने में 5.5 घंटे लगते हैं इंटू 5,000 यूनिट, और वॉशिंग मशीन में 3.5 घंटे लगते हैं इंटू 6,000 यूनिट, और फ्रिज में 5.5 घंटे लगते हैं इंटू 4,000 यूनिट। तो ये आपका आ जाएगा 5.5 इंटू 5,000 और 3.5 इंटू 6,000 और 5.5 इंटू 4,000। 22,000 घंटे का स्टैंडर्ड आवर्स आ रहा है। और एक्चुअल आवर्स की बात करें तो 6 घंटे इंटू 5,000, और प्लस वॉशिंग मशीन में लगते हैं स्टूडेंट 4 घंटे इंटू 6,000, और प्लस फ्रिज में लगते हैं 5 घंटे इंटू 4,000 लगे, मतलब
तो ये हो गया आपके 30,000, 24,000, 20,000, 74, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया, ये तो 74 आ रहा है और ये आर्स आ रहे हैं आपके 70,500, 70,500। तो 7,500 माइनस एक्चुअल आर 74,000, 7,500 माइनस 74,000 इंटू 250, तो 8,75,000 एडवर्स आ रहा है। और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस अगर 875 एडवर्स आ रहा है तो स्टूडेंट इसकी वजह से अपना आंसर जो है वो सी हो गया। सी आंसर है, 875 एडवर्स और 0 वेरिएंस। अच्छा, अब उस ऑर्डर की बात करें, फॉरेन ऑर्डर एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। तो स्टूडेंट जो स्पेशल ऑर्डर आ रहा है ना, वो वॉशिंग मशीन के लिए आ रहा है। वॉशिंग मशीन का ऑर्डर है, कितना मंगा रहे हैं? 500, 500। अच्छा, सेलिंग प्राइस बोल रहे हैं 12,000 रुपये में दोगे क्या? माइनस वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल तो अपन वेरिएबल ही मानते हैं, तो डायरेक्ट मटेरियल है 5,000 का और डायरेक्ट लेबर आ रहा था 1,000 का वॉशिंग मशीन में, और इसमें वेरिएबल ओवरहेड और आएगा। तो क्वेश्चन ने क्या बोला था कि जो आपका ओवरहेड आ रहा है उसका 50% वेरिएबल मान लो, तो 106.25 वेरिएबल हो गया। तो इससे आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा 5893.75 और टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। सर ये कैसे पता चला कि इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग ही लगाना है? तो हिंट इन्होंने दिया था एक तो कि ओवरहेड में 50% वेरिएबल है, और दूसरा मैंने ऐसे समझाया हुआ है कि मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन लेने के लिए तो करा जाता है कि कोई डिसाइड करना है, इवैल्यूएशन करना है प्रपोजल का, वहीं पे तो मार्जिनल कॉस्टिंग लगाते हैं अपन। तो इसलिए कंट्रीब्यूशन निकालना था। एक बार चेक कर लो, यही आ रहा है ना 12,000। अच्छा, इसमें एक पैकेजिंग और थी, 150 रुपये की स्टूडेंट्स एक पैकिंग और दी हुई थी, तो 150 रुपये की पैकिंग और माइनस कर दो। एडिशनल पैकिंग दे रखी थी 12,000 माइनस 5,000 माइनस 1,000 माइनस 106.25 माइनस 150, तो ये आ रहा है आपका 5743.75, और इससे टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा 500 इंटू 5743.75, तो इट इज 2871875, 2871875। और फिर स्टूडेंट्स अब हमको कंपेयर करना है कि अगर हम ये नहीं करते तो फिर हम डोमेस्टिक में 300 वॉशिंग मशीन बेचते। डोमेस्टिक में 300 वॉशिंग मशीन ही बेच सकते हो आप, और फॉरेन ऑर्डर में 500 बेच सकते हो। सेलिंग प्राइस 14,000 है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट में वही मटेरियल 5,000 का है और लेबर 1,000 का है और वेरिएबल ओवरहेड 106.25 है। इस केस में पैकेजिंग नहीं लगती, तो 14,000 माइनस 6,000 माइनस 106.25, तो ये आपका कंट्रीब्यूशन आ रहा है 7893.75, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बाद टोटल कंट्रीब्यूशन इंटू 300, तो 2368125 आ रहा है। तो क्या आपको लग रहा है स्पेशल ऑर्डर में प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है? बोलो, फिक्स कॉस्ट तो वही लगनी है, फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगी, तो क्या आपको लग रहा है कि स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट करने में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है सर? हाँ आ रहा है सर, तो इसलिए एक्सेप्ट करना है आपको ऑर्डर। तो कितना ज़्यादा आ रहा है? 2871875 माइनस 2368125, तो 5,03,750 से कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आ रहा है। जस्ट लाइक प्रेजेंट और प्रपोजल नहीं करते क्या अपन? तो ये प्रेजेंट हो गया 300 और प्रपोजल हो गया 500, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन चेक करना है, ज़्यादा फायदा हो रहा है तो एक्सेप्ट करना है।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी कि यस, बिकॉज इट कॉजेज अ नेट प्रॉफिट ऑफ 5,03,750। प्रॉफिट बढ़ेगा, मतलब लिखना चाहिए था इनको प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट तो हो ही रहा था, प्रॉफिट बढ़ेगा 5 लाख से। और लास्ट में पूछा है स्टूडेंट टोटल ओवरहेड वेरिएंस। टोटल ओवरहेड वेरिएंस का मतलब हो जाएगा बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। तो हमारा बजटेड ओवरहेड गिवन था 37 लाख और एक्चुअल ओवरहेड है 37,50,000। ये कहाँ से आया सर? देखो बजटेड ओवरहेड तो क्वेश्चन में ही गिवन है, बजटेड ओवरहेड है 37 लाख, दिख रहा है, और एक्चुअल ओवरहेड हमने ये टोटल लगा दिया था 37,50,000। तो क्या आपको लग रहा है दोनों में 50,000 का फर्क है? बस फेवरेबल और एडवर्स भी सोचना नहीं पड़ रहा, क्योंकि इसमें एक ही ऑप्शन में 50,000 दिया हुआ है, तो एडवर्स हो जाएगा। तो है वही जो हमने पढ़ा है, बस थोड़ा सा इन्होंने फ्रेमिंग अलग करी। डर जाते हैं अपन कई बार कि नया क्वेश्चन आ गया कैसे करेंगे, तो इसलिए मैंने आपको अप्रोच बता दी। चलिए अब छोटे छोटे एमसीक्यू स्टूडेंट देखते हैं। 11th क्वेश्चन जो है ना, ये एक्चुअली इन्होंने सीए फाइनल का ही क्वेश्चन आपको डाल दिया। तो हो सकता है कि मैं आपको अभी समझाऊं तो भी आपको नहीं समझ में आए, तो टेंशन मत लेना, सीए फाइनल का क्वेश्चन अभी कहाँ समझ में आएगा आपको, ठीक है, पर ट्राई करते हैं। बोल रहे हैं मशीन विच ओरिजिनली कॉस्ट 25,000 हैज एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 10 years एंड इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट 2500 पर ईयर। एक मशीन खरीदी हमने, लाइफ 10 साल है, 2500 का डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। इट हैज रिमेन्ड आइडल, ये मशीन खाली पड़ी है स्टूडेंट्स, ड्यू टू लैक ऑफ ऑर्डर्स। ऑर्डर्स नहीं है इसलिए मशीन काम नहीं आ रही है। तो बताओ क्या उस पर डेप्रिसिएशन तब भी लगाओगे? लगाते हैं ना तब भी। अच्छा, अ स्पेशल जॉब हैज नाउ बीन रिसीव्ड दैट वुड रिक्वायर द यूज ऑफ द मशीन फॉर 3 months। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 months के लिए एक स्पेशल जॉब मिला है। वही समझो फॉरेन कस्टमर का कोई ऑर्डर आ गया कि बोले हमारा एक काम कर दो, 3 महीने तक तुमको हम बिजी रखेंगे। द करेंट नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द मशीन इज 18,000। अभी बेच दूं मशीन को स्टूडेंट्स तो 18,000 रुपये मिलेंगे, बट इफ यूज फॉर द ऑर्डर इट्स वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू फॉल टू 15,000। पर अगर हम इस जॉब के लिए इस मशीन को लगा देंगे ना, अभी बेच दूं मशीन तो 18,000 में बिक जाएगा, पर अगर इस जॉब के लिए लगा देंगे मशीन को और 3 महीने बाद बेचेंगे तो 15,000 का ही बिकेगा। ये लाइन बोलना चाह रहा है, द करेंट रियलाइजेबल वैल्यू इज 18,000, इफ यूज फॉर द ऑर्डर इट इज वैल्यू, इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू विल फॉल टू 15,000। अभी बेचूं तो 18 का बिकेगा, 3 महीने बाद बेचूं तो 15,000 का ही बिकेगा। तो क्या मैं बोलूं इसमें वैल्यू में डिक्लाइन आ रहा है, कितने का? 3,000 का। 3,000 रुपए की वैल्यू गिर जा रही है इस जॉब की वजह से। द रूटीन मेंटेनेंस, रूटीन मेंटेनेंस मतलब करते ही रहते हैं मेंटेनेंस, चाहे कोई काम करे चाहे नहीं करे, हम मेंटेनेंस तो करेंगे ही। तो रूटीन मेंटेनेंस होता है 500 पर मंथ व्हेन आइडल, बट विथ यूसेज इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 700 पर मंथ। तो क्या मैं बोलूँ 200 पर मंथ का खर्चा बढ़ जाएगा। अगर हम इस जॉब को करेंगे तो हमारा 200 रुपये महीने का खर्चा बढ़ जाएगा। Additionally, a temporary machine operator would be hired at 800 रुपये पर मंथ फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द जॉब। ठीक है, एक टेम्पररी ऑपरेटर भी चाहिएगा जो 800 रुपये पर मंथ में ये काम कर देगा। What would be the relevant cost बोल रहे हैं स्टूडेंट्स। रेलिवेंट कॉस्ट मैंने आपको मटेरियल चैप्टर में सिखाया हुआ है ना, कि रेलिवेंट कॉस्ट का मतलब होता है जिससे डिसीजन पे फर्क पड़ रहा है। जिस चीज़ से डिसीजन पे फर्क ही नहीं पड़ रहा वो इररेलेवेंट होता है। तो क्या लगा हमको यहाँ पर, एक तो ये जो मशीन का डिक्लाइन हो रहा है 3,000 का, ये यहाँ पे रेलिवेंट है। इस जॉब की वजह से 3,000 रुपये से मशीन गिर रही है, तो ये आपके लिए रेलिवेंट है। और इसके अलावा हमारा खर्चा बढ़ रहा है 200 रुपये पर मंथ, तो 200 इंटू 3 यानी 600 रुपये से हमारा खर्चा बढ़ जा रहा है। और एक ऑपरेटर चाहिए जो 800 रुपये पर मंथ में ये काम करेगा, तो 2,400 रुपये से हमारा ये भी खर्चा बढ़ रहा है। तो क्या लग रहा है ये सब कुछ इस जॉब की वजह से हो रहा है। तो इस जॉब की रेलिवेंट कॉस्ट क्या है ये पूछ रहे हैं, तो इस जॉब की वजह से क्या हो रहा है वो चीज़ें लेनी है इसमें। तो इसका टोटल आ जाएगा कितना? 6,000, और इसलिए आंसर डी हो जाएगा।
मुझे कैसे पता है सीए फाइनल का है ये? क्योंकि पहले पढ़ाते थे ना हम सीए फाइनल में, पूरा कोर्स ही था कॉस्टिंग में पहले, है ना, तो उस टाइम हम लोग ये क्वेश्चंस करवाया करते थे। ठीक है, अब तो चलो वो सेल्फ पेज मॉड्यूल और वो सब हो गया एमसीक्यू, तो ये वहाँ के ही क्वेश्चन उठा उठा के डाल रहे हैं, इनको नया ही तो डालना है। कैसे लगेगा आपको कि एमटीपी हार्ड आई है? तो नया डालने के चक्कर में वहाँ का डाल दिया, अपने कोर्स का पार्ट नहीं है वैसे, पर आ जाए एग्जाम में तो ऐसे ही करके आना है। चांस बहुत कम है कि ऐसे आएंगे, बट आ जाए तो ऐसे ही करना है। 12th क्वेश्चन स्टूडेंट्स बोल रहा है कंपनी प्लान्स टू प्रोड्यूस 50,000 ड्यूरिंग द बजट पीरियड। प्रोड्यूस ही हम 50,000 करना चाह रहे हैं। टू प्रोड्यूस 1 यूनिट कंपनी रिक्वायर्स 5 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा कितना, 50,000 इंटू 5, यानी 2.5 लाख का रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा, इंक्लूडिंग एन अलाउंस ऑफ 5% वेस्टेज। मतलब इस 5 यूनिट में वेस्टेज पहले से ही इंक्लूडेड है, तो आप और वेस्टेज मत ऐड कर देना इसमें, वेस्टेज इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। पर अगर बोलता है एक्सक्लूडिंग वेस्टेज, तो फिर मैं इसमें 5% वेस्टेज और ऐड कर देता और मेरा ग्रॉस कंजम्पशन आ जाता। पर वो बोल रहे हैं कि इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इस 5% का कोई रेलिवेंस नहीं रहा। द कंपनी करेंटली हैज 90,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल इन स्टॉक एंड विशेस टू मेंटेन एन एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ 1,20,000। वही ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया आपको। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी परचेज। तो कंज्यूम्ड हमारे पास आ गया है, इसमें ऐड कर देते हैं स्टूडेंट क्लोजिंग स्टॉक दैट इज 1,20,000 और माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक दैट इज 90,000। तो इससे आपका परचेज आ जाएगा ना 2,80,000। बेसिक सा सिली सा क्वेश्चन दिया हुआ है, 280। 13 बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग डेटा फॉर अ प्रोडक्शन प्रोसेस। इक्विवेलेंट का स्टूडेंट्स क्वेश्चन दिया है। ओपनिंग WIP 3,000, याद हो तो हम इनपुट में लिखते थे, तो ओपनिंग WIP है हमारा 3,000 का। यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीटेड, तो याद हो जब हम फिनिश गुड्स लिखते हैं फीफो मेथड के अकॉर्डिंग, तो हम पहले ओपनिंग WIP को पूरा करते हैं और फिर उसके बाद हम इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीटेड लिखते हैं। वो गिवन है स्टूडेंट्स 6,000। और फिर क्लोजिंग WIP और बोल रहा है, तो क्लोजिंग WIP कितने का है, 4,000। आपको सबका LOC दे रखा है, 60% ओपनिंग में काम हो चुका था, तो अब हम 40% कर देंगे तो 1,200 यूनिट आ जाएगा। इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीटेड में हमेशा 100% मानते हैं, तो ये आपका 6,000 आ जाएगा। क्लोजिंग WIP 4,000 का 70% बोल रहा है, तो ये आपका 2,800 आ जाएगा। तो वही पूछ रहा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, तो 88 10,000 आ जाएगा। ये कितना आ रहा है, 10,000, तो सी आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही वो पूछ सकते थे इंट्रोड्यूस्ड कितना है, इंट्रोड्यूस भी पूछ सकते थे, तो 13,000 इधर है, तो इंट्रोड्यूस भी पूछे तो उसका आंसर 10,000 हो जाएगा। इनपुट आउटपुट का टोटल मैच होना चाहिए, तो इंट्रोड्यूस 10,000 है। अगर पूछ ले इंट्रोड्यूस कितना तो भी 10,000, और पूछे कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितना तो भी 10,000। 14th क्वेश्चन हम लोग वैसे स्टूडेंट्स करे हुए हैं। क्वेश्चन 4 देख लेना, लेबर का क्वेश्चन 4 देख लेना, ये वही क्वेश्चन है। फिर भी मैं MCQ है तो शॉर्ट में करा दे रहा हूँ। एक फैक्ट्री है जिसमें वर्कर 200 पर डे लेता है एज बेसिक पे और DA लेता है 120% ऑफ बेसिक पे। तो 200 का 120% यानी DA लेता है वो 240 पर डे फॉर अ वर्किंग 6 days अ वीक। एक वीक में 6 दिन काम करता है और हर दिन में 8 घंटे होते हैं, यानी 48 आवर्स होते हैं। ही इज अलाउड 25 मिनट्स लंच ब्रेक, 15 मिनट्स टी ब्रेक, तो 40 मिनट वेस्ट करता है। कुछ याद आ रहा होगा ऐसा क्वेश्चन, 40 मिनट वेस्ट करता है, नॉर्मल आइडल टाइम में। थ्रू आउट द वीक हिज टाइम कार्ड रिकॉर्ड द टोटल ऑफ 13 आवर्स जॉब ए में दिए हैं, 12 आवर्स जॉब बी में दिए हैं, 15 आवर्स जॉब सी में दिए हैं, और बाकी जो टाइम नहीं दिख रहा है वो उसने वेस्ट कर दिया है ना, स्पेंट ऑन ईच स्पेसिफिक टास्क ड्यूरिंग द वर्क वीक। द टाइम दैट वाज नॉट असाइंड वाज एबनॉर्मल आइडल टाइम। तो स्टूडेंट टोटल 48 आवर्स थे, 40 मिनट वेस्ट कर रहे हैं हर दिन, 6 दिन में 240 मिनट डिवाइड बाय 60, तो 4 घंटे का तो आपका नॉर्मल आइडल टाइम है। तो इफेक्टिवली आपके पास 44 आवर्स बचते हैं।
पर 13, 12 और 15 का टोटल कर रहे हैं तो वो 40 घंटे ही आ रहा है, तो बोल रहा है 4 घंटे का एबनॉर्मल आइडल टाइम भी है, वो 4 घंटे हमारा वेस्ट हो गया है फॉर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट जॉब. The waiting time which wasn't booked to any job represent lost time that could have been used more efficiently if there had been continuous flow of work. जबरदस्ती का एक लाइन ऐड कर दिया है, एबनॉर्मल ही होता है, कॉस्टिंग P&L में ही जाता है. Calculate the amount of wages to be allocated to different jobs. तो शॉर्ट में कैसे करेंगे, बेसिक पे आपका 200 है, बेसिक पे आपका 200 पर डे है तो 6 दिन के हो गए ये 1200, और डीए आपका 240 है तो 6 दिन के हो गए 1440, तो टोटल 2640 का वेजेस है. अच्छा, उसको हम सिर्फ इफेक्टिव आवर्स यानी 44 से डिवाइड करते हैं, 40 से डिवाइड नहीं करते. एबनॉर्मल आइडल टाइम माइनस नहीं होता है टू कैलकुलेट द वेज रेट. तो 2640 डिवाइडेड बाय 44, तो ये आपका 60 रुपीज़ आ जाएगा. तो जॉब ए में 13 घंटे दिए हैं तो 13 इंटू 60 780 चला जाएगा. जॉब बी में स्टूडेंट 12 घंटे दिए हैं तो 12 इंटू 60 720 चला जाएगा. जॉब सी में 15 घंटे दिए हैं इंटू 60 900 जाएगा. और बाकी के 4 घंटे कॉस्टिंग P&L में गए हैं तो कॉस्टिंग के P&L का 4 इंटू 60 240 P&L में चला जाएगा. तो अब बस ढूंढना है कि ये आंसर कहाँ है. तो ये आंसर तो ए में ही दिख गया. ए का 780, बी का 720, सी का 900 और एबनॉर्मल 240. नहीं, ये तो नहीं है, सी ए आंसर नहीं है, कॉस्टिंग P&L नहीं लिखा उसमें, सी आंसर होएगा. वही 780, 720, 900 और एबनॉर्मल आइडल टाइम 240 विल बी चार्ज टू कॉस्टिंग P&L. उसमें कुछ और लिख रखा था ए में, कॉस्टिंग P&L में जाना है ये. तो 15th क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अगेन MCQ, कैश बजट का क्वेश्चन है. कैश बजट में बोल रहा है एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट सेल्स इज गिवन. ये सेल्स का डेटा दिया हुआ है, मार्च, अप्रैल, मई, जून. 40% ऑफ सेल आर एक्सपेक्टेड टू बी इन कैश. 40% सेल कैश सेल है तो वो तो उसी महीने आ जाएगा. और 80% इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज नेक्स्ट मंथ. जो क्रेडिट सेल है उसका 80% अगले महीने मिलेगा. एंड बैलेंस इन द नेक्स्ट मंथ, और बाकी का बचा हुआ उसके अगले महीने मिलेगा. द वैल्यू ऑफ सेल्स रिसीट्स, कितना पैसा आएगा इन कैश बजट फॉर मे. तो स्टूडेंट मई में तो आपका मई की सेल का पैसा भी आएगा, अप्रैल की सेल का भी पैसा आएगा और मार्च की सेल का भी पैसा आएगा. तो मई में जो सेल हुई है 1000, उसका तो 40% यानी 400 रुपये आएगा. और अप्रैल में जो क्रेडिट सेल हुई है यानी 60%, उसका 80% अभी आएगा. तो 900 का 60% का 80% 432 रुपये आएगा. और मार्च की सेल का क्रेडिट सेल, उसका 80% तो अप्रैल में आ जाएगा और बचा हुआ 20% मई में आएगा. तो 750 का 60% का 20%, तो 90 रुपीज़ आपका मई में आएगा. उन्होंने यही पूछा है मई में कितना पैसा आएगा. तो मई में जो कैश सेल करी उसका पैसा आएगा, अप्रैल में जो क्रेडिट सेल करी उसका भी आएगा, और मार्च में जो क्रेडिट सेल करी उसका भी तो आएगा. तो सब मिला के टोटल लगाओगे तो ये आपका 922 रुपये आ जाएगा. ये बी आंसर हो जाएगा. अच्छा क्वेश्चन है. वैसे तो मैंने कैश बजट में ऐसा कराया ही है, बट हाँ MCQ के हिसाब से कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं. अच्छा क्वेश्चन है. अब आते हैं स्टूडेंट डिस्क्रिप्टिव में, जो हमें ज़्यादा सॉल्व करने नहीं है क्योंकि हम लोग ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, काफ़ी सिमिलर क्वेश्चंस आए हैं. तो 1A मार्जिनल कॉस्टिंग का है. मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन 26 कर चुके हैं, है ना. वही क्वेश्चन एग्जाम में आया, मतलब MTP में दिया है इन्होंने. और इसके अलावा आपका जो B है 1B, ये आपको मैंने स्टार मार्क भी लगवा रखा है. लेबर चैप्टर में क्वेश्चन 41, वो याद है, वो बोलता है कि हम पहले 6 यूनिट पर आर बनाते थे, अब हम 8 यूनिट पर आर बनाएंगे. हाल से रोवन लगाएंगे तो 8 यूनिट पर आर बनाने लग जाएंगे. तो उसका बस फिगर चेंज कर दिया इन्होंने, पहले 5 यूनिट बनाते थे अब 7 यूनिट बनाएंगे. बाकी पूरा कंसेप्ट वही है, कंट्रीब्यूशन निकाल के एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन निकाला था उसमें, वही है ये क्वेश्चन. तो मैं ये नहीं करा रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ आपका.
सी है वो सेम क्वेश्चन 56 है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, ये तो फिगर टू फिगर कॉपी कर रखा है, कोई चेंज नहीं है। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स ओवरहेड का है, ये आपको मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप बने रहिए है ना लेक्चर में, जिससे कि आप ये ओवरहेड वाला क्वेश्चन भी सीख जाए। पर मैं उससे पहले बाकी बता दे रहा हूँ आपको। 2B जो है ना वो आपका सेम क्वेश्चन 11 है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप यहाँ मत करिए, पर आप एटलीस्ट बुक से तो प्रैक्टिस करिए, ये क्वेश्चंस देख तो लीजिए एक बार दोबारा। बैच कॉस्टिंग का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 11 2B। 3A जो है वो आपको हमने टेस्ट में दे रखा है पहले से, मटेरियल का, और आरटीपी में भी ऐसा ही क्वेश्चन था, है ना। मैं रीड कर दूंगा बाद में, पर ये हमने टेस्ट में ऑलरेडी किया हुआ है, टेस्ट पेपर में से देख लेना। इसके अलावा जो 3B है ये आपका सेम क्वेश्चन 23 है, बजटरी कंट्रोल का, बजटरी कंट्रोल का फ्लेक्सिबल बजट बनाने का क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन 23 वो कर लेना, ये करना नहीं पड़ेगा। और 4A आपका सेम क्वेश्चन 15 है, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। और इसके अलावा स्टूडेंट B पॉइंट है तो सेम क्वेश्चन 12, एकदम फिगर टू फिगर सेम है, सेम क्वेश्चन 12 रिकंसिलेशन का। एक ही क्वेश्चन कराया था रिकंसिलेशन में जिसमें ओपनिंग स्टॉक भी था, ये वही क्वेश्चन इन्होंने कॉपी करके दे दिया। और फिर उसके बाद 5A स्टूडेंट सर्विस कॉस्टिंग का, स्कूल बस का क्वेश्चन कराया था, याद है क्या? स्कूल बस का क्वेश्चन, स्कूल बस वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 16 और एक क्वेश्चन 15 फिर होमवर्क देता था, है ना, ये वही क्वेश्चन है, स्कूल बस का क्वेश्चन, है ना, ये वही क्वेश्चन है एकदम। वो 3 रूट होते थे, 4 किलोमीटर से आएगा, 8 किलोमीटर से आएगा, 16 किलोमीटर से आएगा, वही क्वेश्चन डाल दिया इन्होंने उठा के। और फिर तो थ्योरी क्वेश्चन है, पहले थ्योरी पे आ जाता हूँ। एक जैसे ये B था 5B, है ना, 5B इन्होंने प्रैक्टिकल के साथ डाल दिया। वो पूछ रहे ABC लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि ABC लाने का रीज़न ही यही था कि जब पहले हम लोग करते थे तो हम लोग सिंगल प्रोडक्ट बनाते थे, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग बोलता था सिंगल प्रोडक्ट बनाओगे, पर ABC बोलता है कि हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो ABC वहीं लगता है जहाँ मल्टीपल प्रोडक्ट हो या जहाँ पे मशीन इंटेंसिव काम हो रहा हो, मशीन्स का ज़्यादा रोल हो, वहाँ पर हम लोग लगाते हैं। जहाँ कंपटीशन ज़्यादा चल रहा है मार्केट में वहाँ हम लोग ABC लगाते हैं। तो ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है ABC कब लगाना है, वुड यू रिकमेंड ABC? तो बोल रहा है कंपनी ए प्रोड्यूसेस ओनली 1 प्रोडक्ट, तो स्टूडेंट 1 प्रोडक्ट में ABC नहीं लगाते हैं। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है इट प्रोड्यूसेस 5 प्रोडक्ट्स, तो ABC लगाते हैं। थर्ड बोल रहा है एक फर्म है जो लॉयर, अकाउंटेंट, कंप्यूटर इंजीनियर सारी सर्विसेज देता है, तो ये भी तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो गया, ABC लगाना है। और S में बोल रहा है लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम लोग, तो लेबर इंटेंसिव में ABC नहीं लगाते हैं, मशीन इंटेंसिव में ABC लगाते हैं। अगर याद हो कि मैंने पढ़ाया था कि ABC लाए ही क्यों थे हम लोग, ABC इंट्रोड्यूस करने का कारण ही क्या था, तो यही तो रीजंस थे, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, तो हाई कंपटीशन एंड इसके अलावा मशीन इंटेंसिव हो जाना, यही तो रीज़न था ABC लाने का। उस पर इन्होंने एक जस्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन बना दिया। तो कीवर्ड्स मैंने हाईलाइट कर दिए जिससे आपको ये ध्यान रहे, 1 प्रोडक्ट में ABC नहीं लगाते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स में लगाते हैं, लेबर इंटेंसिव में ABC नहीं लगाते हैं, मशीन इंटेंसिव में लगाते हैं। इसके अलावा एक केस और बना सकते थे, देयर इज सीवियर कंपटीशन इन द मार्केट, तो क्या ABC लगाना चाहिए? लगाना चाहिए। अच्छा, सर्विसेज में भी ABC लगता है, एब्जॉर्प्शन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में लगता है, सर्विसेज में ABC लग जाता है। तो सर्विस का भी कोई पॉइंट आ जाए कि अब सर्विस दे रहे हैं, क्या हमें ABC लगाना चाहिए? तो लगाना चाहिए। तो अब मैं आपको आपके ओवरहेड क्वेश्चन पे ले आता हूँ ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको प्रैक्टिस करके जरूर जाना चाहिए। है तो वही डिस्ट्रीब्यूशन वाला ही क्वेश्चन, और सिमिलर सा अगर मैं बोलूँ तो मैं करवा चुका हूँ आपको कॉपी में, बट स्टिल थोड़ा फ्रेमिंग अलग है, इसलिए घबरा नहीं जाओ, मैं करा देता हूँ।
आईओटी सॉल्यूशंस, थोड़ा सा याद दिला देता हूँ वैसे क्या पढ़ा हुआ है हमने ओवरहेड में, कि अगर आपको हम डिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम बता दे कि फिक्स्ड ओवरहेड इतना है और वेरिएबल ओवरहेड इतना है, तो वेरिएबल ओवरहेड को तो हम एक्चुअल बेसिस पे बांटते हैं और फिक्स्ड ओवरहेड को हम लोग बजटेड के बेसिस पे बांटते हैं। ऐसा हमने डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था कि अगर वेरिएबल फिक्स्ड अलग अलग दे दें तो वेरिएबल को तो बांटते हैं एक्चुअल के बेसिस पे और फिक्स्ड को बांटते हैं बजटेड के बेसिस पे। ऑल्दो ये लाइन क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखी हुई है, तो ऐसा भी नहीं है कि आप भूल गए तो आपसे होगा नहीं है ना, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है? IoT solutions, a leading provider of innovative IoT solutions and cutting edge, outlines the following budgeted and actual hours। वही budgeted भी दे दिया है और actual भी दे दिया है। For its two central corporate support department, support department मतलब service department, कौन कौन से? फाइनेंस और IT, ये हमारे दो सर्विस डिपार्टमेंट है। These departments collaborate with one another, मतलब एक दूसरे को सर्विस देते हैं लोग, and provide essential support to the company's two divisions, that is mobile devices and desktop solution। दो डिवीजन है MD और DS, तो उनको सर्विस देते हैं लोग और खुद को तो देते ही हैं। तो अब उसके ना आर्स बता दिए, बजटेड बताया पहले, बजटेड। तो फाइनेंस वाले का बजटेड आर्स है कि वो आईटी को खुद को तो देगा नहीं सर्विस, तो आईटी को दे रहा है 750, एमडी को 4500 और डीएस को 2250। इनका टोटल लगाए तो कितना आता है? 7500 आ रहा है। उसको इन्होंने परसेंट में भी कर दिया हमारे लिए, अच्छा हो गया हमारे लिए। आईटी के भी बजटेड आवर्स दे रखे हैं, तो फाइनेंस को दे रहा है 7500, एमडी को 67,500, खुद को तो देगा नहीं, और डीएस को दे रहा है 75,000। तो टोटल मिला के 1,50,000 घंटे आ रहे हैं और वही परसेंट में भी दे दिया है आपको। अच्छा, एक्चुअल भी दे दिया है, तो दोनों क्यों दे दिया है? देखिए, जो मोस्टली हमने क्वेश्चंस किए ना प्राइमरी और सेकेंडरी के, उसमें बस वो परसेंट दे देते थे, बताते नहीं थे कि बजट है या एक्चुअल है। तो हम लोग दोनों को सेम मान लेते थे कि यही बजट है यही एक्चुअल है, पर जहाँ दे रहा है वहाँ तो फिर अलग अलग है ही ना। तो एक्चुअल में इन्होंने दे दिया हमें, कितना दे दिया है? 1200, 1200 और 3600। तो टोटल कितना आ रहा है? दैट इज 6000 ही आ रहा है। एक्चुअल में 6000 घंटे यूज़ किए और वही परसेंट में दे दिया। आईटी का भी दे दिया 6000 प्लस 79,800 प्लस 34,200, तो 1,20,000 ही यूज़ हुआ है और वही परसेंट दे दिया है। The overhead cost under these two support department before any inter-department cost allocation, यानी अभी तक हमने सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करा है और वो हमको बता रहे हैं फाइनेंस में फिक्स्ड ओवरहेड इतना है और वेरिएबल इतना है। फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड अलग अलग दे दिया इन्होंने, और इधर भी आईटी का भी फिक्स्ड और वेरिएबल दे दिया है। तो मैं बोल रहा हूँ फिक्स को तो बांटेंगे बजटेड आवर्स से और वेरिएबल को बांटेंगे एक्चुअल आवर्स से। ठीक है, तो लिखा हुआ भी है, देखो ये लिखा हुआ है, द कंपनी यूजेस डुअल रेट मेथड। याद आ रहा होगा, मैंने से कराया हुआ है ना, डुअल रेट मेथड, वेरिएबल अलग फिक्स्ड अलग। टू ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट वेयर फिक्स्ड ओवरहेड आर अपोर्शनड यूजिंग बजटेड आवर्स एंड वेरिएबल ओवरहेड आर अपोर्शनड यूजिंग एक्चुअल आवर्स। याद आ रहा होगा कि हाँ सर ने ऐसा कुछ कराया तो था। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट अपोर्शनिंग द कॉस्ट ऑफ सपोर्ट डिपार्टमेंट ओवर द ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट यूजिंग डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मतलब डायरेक्ट एलोकेशन मेथड। और दूसरा फिर बोल रहा है स्टेप डाउन मेथड यानी स्टेप लैडर मेथड। वो याद है ना जिसमें रैंकिंग करते थे, तो इन्होंने बोल दिया कि पहले फाइनेंस का बांटना फिर आईटी का बांटना, पहले फाइनेंस का बांटना फिर आईटी का बांटना। और रेसिप्रोकल मेथड में 3 मेथड आते थे, एक आपका रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, एक साइमल्टेनियस इक्वेशन और एक ट्रायल एंड एरर। तो इन्होंने बोला साइमल्टेनियस इक्वेशन लगाओ। तो सर यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन भी क्या 2 बार लगाएंगे क्या? हाँ, 2 बार लगाना पड़ेगा। फिक्स्ड ओवरहेड के लिए साइमल्टेनियस इक्वेशन अलग बनेगी और वेरिएबल ओवरहेड के लिए साइमल्टेनियस इक्वेशन अलग बनेगी। इसी वजह से मैं ये आपको करा रहा हूँ, है ना, कि थोड़ा सा अलग हो जाएगा, एग्जाम में आ जाएगा तो नर्वस हो जाएंगे, तो इस वजह से मैं करा दे रहा हूँ। करा हुआ रहेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस बना रहेगा आपका। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो इन्होंने बोला डायरेक्ट मेथड लगाना है। तो डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं,
पर्टिकुलर्स, बेसिस, फिर एमडी, डीएस, और इसके अलावा फिर आपके दोनों डिपार्टमेंट दैट इज फाइनेंस और आईटी। तो डायरेक्ट मेथड में एमडी हो गया, डीएस हो गया, और आपका पहले कौन सा है, पहले कौन सा दिया हुआ है, फाइनेंस। पहले फाइनेंस और फिर उसके बाद आईटी। डायरेक्ट मेथड लगाना है तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे फिक्स्ड ओवरहेड। तो पहले हम फिक्स्ड ओवरहेड को बांट रहे हैं। फिक्स्ड ओवरहेड किसका, फाइनेंस का, फिक्स्ड ओवरहेड ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो इसका अमाउंट दे रखा है 22,96,800, है ना। बेसिस हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका बजटेड आवर्स, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड है, फिक्स्ड ओवरहेड है तो बजटेड आवर्स। और ऐसे ही फिर वेरिएबल ओवरहेड आ जाएगा, और वेरिएबल ओवरहेड ऑफ फाइनेंस करेंगे, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, वेरिएबल ओवरहेड ऑफ फाइनेंस करेंगे तो ये किससे होगा, एक्चुअल आवर्स से। फिर ऐसे फिक्स्ड ओवरहेड ऑफ आईटी को बांटेंगे, और फिर ऐसे वेरिएबल ओवरहेड ऑफ आईटी को बांट देंगे। तो नॉर्मली हम सिर्फ ओवरहेड बांटते थे, पर इसमें फिक्स्ड अलग दे दिया, वेरिएबल अलग दे दिया, तो वही फिर बजटेड आवर्स और ये एक्चुअल आवर्स। डायरेक्ट मेथड में बेसिकली स्पेशल चीज़ ये होती थी कि फाइनेंस वाला फाइनेंस में तो नहीं डालेगा, पर वो आईटी को भी नहीं देगा, है ना। फाइनेंस वाला फाइनेंस में भी नहीं डालेगा, पर आईटी को भी नहीं देगा। और अगेन आईटी वाला आईटी को तो नहीं देगा, पर वो फाइनेंस को भी नहीं देगा। एक दूसरे को नहीं देते थे डायरेक्ट मेथड में, सिर्फ एमडी और डीएस के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। ऐसा कुछ याद है क्या? तो ओवरहेड है अपना 22,96,800, और एमडी और डीएस के बीच का रेशियो आ जाएगा बजटेड में 4500 और 2250, या 60:30 भी बोल सकते हो आप। तो मतलब 2:1 हो गया। तो 22,96,800 2:1 हो गया, ये है ना, 4500 और 2250 डिवाइड बाय 3 इंटू 2, तो ये आएगा 1531,200, और 1 कर देंगे तो 765,600 आ जाएगा। इन दोनों के बीच में ही बांट दिया, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट मेथड तो यही बोलता है ना। और ऐसे ही इसका वेरिएबल ओवरहेड है 12,76,000, उसको एक्चुअल के बेसिस पे करना है, और एक्चुअल का रेशियो है 1:3। एक्चुअल का रेशियो आ रहा है 1:3, तो 1:3 में 12,76,000 डिवाइड बाय 4 और इंटू 1 करेंगे तो 3,19,000 आ रहा है, और इंटू 3 करेंगे तो 9,57,000 आ रहा है। फिर ऐसे ही आईटी का करेंगे तो बजटेड के बेसिस पे करेंगे तो रेशियो आ रहा है इनका 45:50, मतलब 9:10। तो 9:10 में बांट देंगे तो खर्चा है 30,30,500, 30,30,500 डिवाइड बाय 19 इंटू 9, तो ये आ रहा है 1,435,500, और इंटू 10 कर देंगे तो 1,595,000। और वेरिएबल ओवरहेड है 3828, इसको एक्चुअल आवर्स से करना है, तो ये तो थोड़ा अजीब सा ही रेशियो है, तो हम इसको 66.5 और 28.5 का टोटल कर दे तो 95 ही आ रहा है। 66.5:28.5, तो खर्चा है अपना वेरिएबल 38,28,000 डिवाइड बाय 95 इंटू 66.5, तो ये आ रहा है आपका 26,796,000, और इंटू 28.5 तो आ रहा है 11,48,400, और टोटल कर देना आपका आंसर आ जाएगा। ये करना था इसमें डायरेक्ट मेथड में। तो नॉर्मली हमारा ये एक साथ गिवन होता था जो हम क्वेश्चंस करते थे, पर इसमें अलग अलग दे रखा है, फिक्स्ड अलग, वेरिएबल अलग। तो याद रखना है, ये फिक्स को बांटेंगे बजट से और वेरिएबल को बांटेंगे एक्चुअल से। फिर डायरेक्ट मेथड के बाद
इन्होंने बोला हमको कि स्टेप लैडर मेथड लगाओ। तो स्टूडेंट स्टेप लैडर्स मेथड में भी ऐसे ही चलेगा, बस उसमें ये होता है कि जो पहला डिपार्टमेंट है ना वो तो क्या करता है, दूसरे को देता है, पर जो दूसरा वाला है वो पहले को नहीं देता है। ऐसे याद है ना स्टेप लैडर। तो फाइनेंस वाला तो आईटी को देगा, पर आईटी वाला फाइनेंस को नहीं देगा। तो जैसे फिक्स्ड ओवरहेड ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस का बांटेंगे, बेसिस होगा वही बजटेड आवर्स। तो फाइनेंस वाला फाइनेंस को तो नहीं देगा, पर आईटी को तो दे ही सकता है ना। तो बजटेड आवर्स का परसेंट दे रखा है इन्होंने 10%, 60%, 30%। तो इसका खर्चा है फिक्स्ड ओवरहेड 2296,800 का 60%। तो एमडी में आ जाएगा 38,78,080, ये 60% हो गया। और 30% करे तो 689,040, और आईटी में जाएगा 10%, तो इट इज 229680। याद है ना, ऐसे करते हैं, अरे याद है ना, 229680 है। और स्टूडेंट्स वेरिएबल ओवरहेड ऑफ फाइनेंस, तो वेरिएबल ओवरहेड ऑफ फाइनेंस को एक्चुअल आवर्स से बांटते हैं। तो उसका परसेंट दे रखा है आपको 20, 20, 60। तो वेरिएबल ओवरहेड है 12,76,000। तो इसका 20% करे तो एमडी में जाएगा 255,200, और इसका 60% करे तो 765,600, और अगेन 20% करे तो आएगा 255,200। पर याद रखना ये फिक्स्ड है और ये दूसरा वाला वेरिएबल है। तो अब जब हम फिक्स्ड ओवरहेड ऑफ आईटी बांटेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड ऑफ आईटी बांटेंगे, तो आईटी का जो ऑलरेडी है, आईटी का जो ऑलरेडी है प्लस उसमें 229680 और ऐड हो जाएगा। तो आईटी का ऑलरेडी है 30,30,500, उसमें ऐड कर दो आप 229,680 ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 3260,180। ये आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, पर अब वो फाइनेंस में नहीं जाएगा, बजटेड आवर्स से बांटोगे। और ऐसे वेरिएबल ओवरहेड ऑफ आईटी, तो 38,28,000 ऑलरेडी है, और उसमें 255,200 और ऐड कर देंगे, तो 40,83,200 बांटेंगे, और वो एक्चुअल आवर्स से डिवाइड हो जाएगा। ये करना है अपने को। तो अब अगर इसको बांटे, बजटेड आवर्स आईटी का था 45:50, मतलब वही 95, तो ये आ जाएगा 3260,180 डिवाइड बाय 95 इंटू 45, तो 1544,295, और इंटू 50 1715884। और वेरिएबल ओवरहेड ऑफ आईटी का एक्चुअल आवर्स बेसिस है, तो एक्चुअल आवर्स इज 66.5 और 28.5, तो 40,83,200 डिवाइड बाय 95 इंटू 66.5, तो 2858,240 आ जाएगा, और 28.5 तो 12,24,960 आ जाएगा। और ये टोटल कर देना। समझ में आया? स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है? फाइनेंस वाला खुद में नहीं डालेगा और आईटी वाला फाइनेंस में डालेगा नहीं। और फिर थर्ड इन्होंने बोला स्टेप लैडर मेथड लगाओ, सॉरी स्टेप लैडर नहीं, साइमल्टेनियस इक्वेशन लगाओ। तो आपको याद हो हम लोग इक्वेशन बनाते थे, रिवीजन हो जाएगा, फाइनेंस और आईटी का, और अगेन फाइनेंस और आईटी का। दो क्यों लिख रहा हूँ मैं, एक वेरिएबल के लिए और एक फिक्स्ड के लिए। तो जैसे फिक्स्ड ओवरहेड फाइनेंस में ऑलरेडी दिया हुआ था
22,96,800 और आईटी में दिया हुआ है 30,30,500 और इनके टोटल को हम लोग एक्स और वाई मानते थे। अच्छा, फाइनेंस वाला जब फिक्स्ड ओवरहेड लेंगे तो इसमें बजटेड आवर्स का परसेंट लेंगे, तो फाइनेंस वाला आईटी को 10% दे रहा है और आईटी वाला बजटेड में फाइनेंस को 20% दे रहा है, 5% दे रहा है, सॉरी 5% दे रहा है। और जब हम वेरिएबल ओवरहेड की बात कर रहे हैं तो वेरिएबल ओवरहेड में है 12,76,000 और इसमें है 38,28,000 और इसमें आप एक्स वाई भी मान सकते हो, ए और बी भी मान सकते हो, कैसे भी कर लो। तो ये जो है इसको दे रहा है एक्चुअल बेसिस लेंगे यहाँ पर वेरिएबल ओवरहेड का, तो एक्चुअल बेसिस लेंगे तो फाइनेंस वाला आईटी को दे रहा है 20%, तो 20% ऑफ ए और आईटी वाला एक्चुअल में दे रहा है 5% ऑफ बी। यहाँ पे एक्चुअल आवर्स को बेसिस लिया है और इसमें बजटेड आवर्स को बेसिस लिया है। वो रूल तो सेम ही रहेगा साइमल्टेनियस इक्वेशन में भी। तो इससे आपकी दो इक्वेशन बन जाएगी, फिर आपको आता ही आगे सॉल्व करना। 26,900 प्लस 0.05y इज इक्वल्स टू एक्स और ये हो जाएगा 30,30,500 एंड प्लस 0.10x इक्वल्स टू y। तो ये बन गया x माइनस 0.05y इक्वल्स टू 22,96,800 एंड 0.10x माइनस y इक्वल्स टू माइनस 30,30,500 और आप एलिमिनेशन लगा देंगे या सब्सटीट्यूशन लगा देंगे तो इससे आपके x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2460,628 और y की वैल्यू आएगी 3276563 पर ये फिक्स्ड ओवरहेड में आया। ऐसे वेरिएबल ओवरहेड का इक्वेशन बना लेना, तो वो हो जाएगा 12,76,000 एंड प्लस 0.05b इज इक्वल्स टू ए और 38,28,000 प्लस 0.20a इज इक्वल्स टू बी। तो ये हो जाएगा a माइनस 0.05b इक्वल्स टू 12,76,000 और 0.20a माइनस b इक्वल्स टू 38,28,000। तो वही इसमें भी एलिमिनेशन लगा देना, तो आपकी a की वैल्यू आएगी 1482222 और b की वैल्यू आएगी 4124444 और फिर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। यहां तक समझ में आया? सबको क्लियर है? ये फिक्स्ड का अलग इक्वेशन बनाना पड़ेगा, वेरिएबल का अलग। तो सर अलग क्यों बना रहे हैं? क्योंकि फिक्स्ड को बांटने का बेसिस बजटेड है और वेरिएबल का बेसिस एक्चुअल है। अगर हमको फिक्स्ड वेरिएबल अलग अलग नहीं देते तो फिर तो हम कॉमन बेसिस से ही कर लेते, तो एक ही बार इक्वेशन बनानी पड़ती। तो पर यहाँ पर अलग अलग दिया, इसलिए 2 बार इक्वेशन बनानी पड़ेगी। और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेटमेंट बना लिया जाएगा। बस एक बार डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेटमेंट और देख लो, फिर आप फ्री हो जाओगे। एक बार देख लीजिए, कहीं यहाँ गलती ना कर दे हम। डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लो कैसे करना है। तो पर्टिकुलर्स, बेसिस और फिर एमडी, डीएस और वही फाइनेंस और आईटी। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब हम फिक्स्ड ओवरहेड बांटेंगे फाइनेंस का, फिक्स्ड ओवरहेड ऑफ फाइनेंस का बांटेंगे, तो फिक्स्ड ओवरहेड ऑफ फाइनेंस कितना आया अपना? फिक्स्ड ओवरहेड ऑफ फाइनेंस कितना आया अपना? 2460628 को बांटेंगे। और ऐसे ही जब फिक्स्ड ओवरहेड ऑफ आईटी बांटोगे तो वो आप बांटोगे कितना? फिक्स्ड ओवरहेड ऑफ आईटी कितना है आपका? वो आ रहा था आपका 4124,444। एक्स और वाई को ही तो बांटते हैं हम लोग।
और ऐसे स्टूडेंट्स वेरिएबल ओवरहेड ऑफ फाइनेंस, तो वेरिएबल ओवरहेड ऑफ फाइनेंस बांटेंगे तो वो है 327, वेरिएबल ओवरहेड ऑफ कितना आया था, 1482,222 आया था। अच्छा ये गलत हो गया, फिक्स्ड ओवरहेड इसका आया था आईटी का 3276563, 3276563, और फिर ये आपका कितना आ रहा है 1482,222, ये वेरिएबल ओवरहेड है। और वेरिएबल ओवरहेड ऑफ आईटी कितना आया 4124,444, ये हमें बांटना है। पर जब हम यहाँ बांटते हैं ना तो अब इसमें इग्नोर नहीं करते थे हम लोग, फिर वो सब में जाएगा। तो ये बजटेड आर से जाएगा, ये बजटेड आर से जाएगा, ये एक्चुअल आर से जाएगा, ये एक्चुअल आर से जाएगा। तो आपको परसेंट दे ही रखे हैं, वो बांट देना। तो 2460,628 का 60% जो है वो आपका एमडी में जाएगा 1476377, और 30% डीएस में जाएगा 738188, और 10% आपका आईटी में जाएगा 246063। तो वो इसमें ऑलरेडी ऐड हो गया है। तो अब जब हम बजटेड आवर्स आईटी का लेंगे 45-55 के रेशो में 3276563, और उसका 45% 1474453 आ जाएगा, 50% 1638282 आ जाएगा, और 5% 163,828 आ जाएगा। तो वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। और फिर ऐसे ही वेरिएबल ओवरहेड बांटोगे, समझ तो गए होगे। अब इसमें एक्चुअल आवर्स का बेसिस ले लेंगे तो 148,222, और इसका 20% 296,444 आ जाएगा, और 60% 889,333 आ जाएगा, और 20% 296,444 आ जाएगा। वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। और 412,444, और उसका फिर 66.5% 2742755 आ जाएगा, और 28.5% 1175467 आएगा, और इसका 5% 206222 आएगा, जो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। और ये टोटल आ जाएगा आपका। समझ में आ रहा है? तो ओवरहेड में से यही क्वेश्चन आया था स्टूडेंट्स। थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए करके रखना चाहिए, है ना। एग्जाम में और भी डिफरेंट कुछ बना सकते हैं वो, पर अपने बेस को मत भूलिए। आपका बेस आपका बुक ही है जो मैंने आपको दिया है। अगर आप लोग को लग रहा है कि हमारा बुक ही नहीं हुआ है अभी तक, तो आपको ये एमटीपी आरटीपी इनके चक्कर में ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। क्योंकि आप भी देखिए एमटीपी में माना कि 2-3 क्वेश्चन अलग है, पर बाकी सब तो सेम ही है ना। तो सेम तो आए पहले हमें, तब तो हम नया क्वेश्चन करने की कोशिश करें। तो बुक इज़ द बेस। जब आप एग्ज़ाम टाइम के लिए पढ़ रहे होंगे, है ना, आपके 1.5 डेज में पढ़ रहे होंगे, पहले आपको बुक पे ही फोकस करना है। बुक जब कंप्लीट हो जाए तब आरटीपी एमटीपी इनके क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो उसी के लिए मैंने आपको ये करा दिए हैं कि लास्ट में प्रैक्टिस करना, ये पहले फोकस ऑन द बुक क्वेश्चंस। ठीक है। और किसी ने कोई सॉल्व किया और डाउट आया हो तो बताना मुझे। बाकी मैंने रेफर कर दिए हैं कौन कौन से क्वेश्चंस कहाँ से लिए गए। चलो, टिल देन प्रिपेयर वेल, यू स्टिल हैव टाइम, यू कैन डू अ लॉट ऑफ गुड वर्क इन एग्जाम। बस कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखिएगा, कॉन्फिडेंस लूज मत होने दीजिएगा। अकाउंट्स का पेपर सबसे पहले होता है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा अकाउंट्स का पेपर बिगड़ गया, नर्वस हो गए, आगे के लिए हम डर रहे हैं, नहीं, कोई बात नहीं।
ठीक है, जैसा आपका हुआ है वैसे ही सबका हुआ है, ये कॉन्फिडेंस रखे, है ना, आगे बढ़ते रहना और सारे पेपर्स देना, है ना, कोई भी पेपर स्किप मत करना, बिल्कुल भी मत डरना। सीए का एग्ज़ाम ऐसा ही होता है, आपको डराएंगे वो लोग, पर डरना नहीं है, अपने को पूरा शेड्यूल के साथ पढ़ते रहना है, स्लीप अच्छे से कंप्लीट करनी है, आपको अच्छी हेल्दी फूड्स खाने हैं, है ना, सैलेड्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, जंक फूड बिल्कुल अवॉइड कर दो, है ना, उससे ज़्यादा हम लोग मतलब लेथार्जिक हो जाते हैं, है ना, एनर्जी लूज़ करते हैं, तो इसलिए प्लीज़ उनको अवॉइड करिए। अच्छा, ब्लैक पेन से लिखना है एग्जाम में, ध्यान रखना, है ना, वो बॉक्स बना लो अपना ब्लैक पेन का, स्केल, पेंसिल, इरेजर, कोई भी डिफरेंट पेन आपको यूज़ नहीं करने हैं, आई कार्ड रख लो, मतलब आपका एडमिट कार्ड, कैलकुलेटर रख लो, है ना, ये सब अभी से ही प्रिपेयर कर लो इन सब के लिए भी, जिससे लास्ट मोमेंट में पैनिक नहीं करोगे। चलो बाय, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट।